बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। मतलब ये जो हाईलाइट किया गया इस ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास बुक का जो चैप्टर नंबर देखेंगे 10 है इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। तो इसमें हम इसको कंप्लीट नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि इसका जो दो चीज़ें हैं बेसिक है उनको बारे में जो है वो डिस्कस, जितना अभी आपको दिखाया गया, बाकी दो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का चैप्टर नंबर 10 है और इसका जितना भी ये ऑब्जेक्टिव है सब कुछ हम कवर करेंगे। ये जितना भी इस ट्यूटोरियल में हाफ डिस्कस करेंगे और आने वाले ट्यूटोरियल में मजीद जो है इसको बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जस्ट देख सकते हैं बुक में ये बहुत ही यानी कि लेंथ और लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। जस्ट इस चीज़ को अगर आप डिटेल के साथ डिस्कस करना यहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंसेप्ट ही लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो जस्ट हम स्लाइड्स को ओपन करने, मेरे को पास कंप्लीट इस सब्जेक्ट की जो है वो स्लाइड्स भी पड़ी, आपको चाहिए तो आप ये स्लाइड्स भी हासिल कर सकते हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट बुक की स्लाइड जो है वो मेरे पास है। तो जस्ट यहाँ से अब हम स्लाइड को ओपन कर लेते हैं और इनके बारे में जो है वो वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा ये लर्निंग और ऑब्जेक्टिव और यानी प्रिंसिपल्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम मतलब हम क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह जो है उसके बारे में देखेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में इसी, और ये हमारे पास जो है ग्रुप सपोर्ट सिस्टम वगैरह इसके बारे में देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली दो चीज़ों को ही टच करेंगे, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को ही देखने वाले हैं बेसिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम यानी कि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनेज जो करता है उसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ये इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है, रॉ डाटा जो इस तरह की फॉर्म में जो होता है, जो डाटा होता है वो प्रोसेस होकर हमारी इंफॉर्मेशन बनता है। हम कोई भी डाटा देते हैं वो उसको प्रोसेस किया जाता है और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए यूज़ होता है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को जो है कन्वर्ट करके हमें कोई ना यानी कि उस जो हमारा जो मैनेजर होता है, जो डिसीजन मेकर होता है उसको हेल्प करता है उसके डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, यहाँ जस्ट आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ थी मैंने आपको वो बताने की कोशिश की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, यहाँ आपको इतना क्लियर पता नहीं चलने वाला। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या था मैं आपको फिर एक बार इसको क्लियर करता जाऊँ। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें हम जो डाटा देते हैं वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें क्या उससे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। अब वही इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में देते हैं और वो प्रोसेस होती है, और जो मैनेजर होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ये हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली आप कह लें कि एक एप्लीकेशन है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें। ये कोई और चीज़ नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है। इसमें हम ये खुद से कुछ नहीं करता, हमें इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और वो उस इन्फॉर्मेशन से को प्रोसेस करके हमारे जो मैनेजर जो जो डिसीजन सपोर्ट्स कर यानी कि डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, वो भी इसी तरह ही है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की भी आप इस तरह ले सकते हैं। तो ये तो चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें हम जो यहाँ से बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है आज का। तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर करता हूँ। हमारे पास आपने पढ़े होंगे कि मैंने आपको बताया भी तीन तरह के हमारे पास जो मैनेजर होते हैं। एक हमारे पास लोअर लेवल मैनेजर होता है, मिडिल लेवल मैनेजर होता है और एक टॉप लेवल मैनेजर होता है। जो हमारे पास यानी कि लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजर क्या था सर डिटेल के SIA सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर में भी इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के बारे में इसके सब्जेक्ट में भी इसके बारे में बता चुका हूँ और भी सब्जेक्ट में इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो लोअर लेवल मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली उसके पास होता है। ये जो पहला होता है ना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, बेसिकली वो उसके जो पास होता है। अब उसने क्या करना यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजर होता है वो यहाँ आपको अनस्ट्रक्चर एक लफ्ज़ जो है देखने को मिल रहा है। तो अनस्ट्रक्चर का मकसद क्या है मैं आपको बेसिकली ये अभी समझाने लगा हूँ। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, जो फंक्शनल एरिया की जो मैनेजमेंट होती है, जो यानी कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं
जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ वगैरह, अब वो येस और नो करते हैं, जो भी येस और नो को उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर मतलब कि जो बस उनको कह दिया बस उन्हीं के मुताबिक उन्हें चेक करना था, उनको जो ऑर्डर दे दिया गया येस और नो उन्होंने करना था कि हाँ काम हुआ होगा या नहीं हुआ या नहीं हुआ, बस उन्होंने यही बताना होता है। और उसका स्ट्रक्चर और मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल जो मैनेजेरियल उसको कहते हैं मिडिल लेवल को, तो जो मैनेजेरियल होते हैं उस वो क्या करते हैं, वो सेमी स्ट्रक्चर होता है। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब हाफ, मतलब कि वो खुद से भी कुछ डिसीजन लेते हैं और कुछ वो जो सिस्टम जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो लोअर लेवल ने ऊपर भेजा है उसको भी देख के यानी कि देखते हैं और वहाँ से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का वो देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो टॉप मैनेजमेंट आती है वो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, और जो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो उसको जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली करते हैं। और वो जो डिसीजन करते हैं उनको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कि वो देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मतलब यस नो उन्होंने नहीं करना था, बल्कि उन्होंने देखना था कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने कैसे करनी है, जो उनके पास रिसोर्सेज उनको कैसा यूज़ करना है, किस गोल में उनके कैसे गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको कैसे अचीव करना है, किस डायरेक्शन में इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है, वो सब कुछ देखते हैं और उस चीज़ को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक एप्लीकेशन है, ये याद रखिएगा, और ये एप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो प्रोसेस होती है और वो क्या करती है, वो जो मैनेजर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो लेवल होता है, जो टॉप मैनेजमेंट वगैरह होती है, उनके लिए बेसिकली ये डिसीजन में हेल्प करती है। क्या कहते हैं, जो डिसीजन लेना होता है उनको बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये उसको एक समराइज करके ये चीज़ें को जो वो बताती है। जैसे कि मैं अभी आपको कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यूट्यूब का जो अगर यूज़ कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको एक ग्राफ से दिखाया जाता है, जो ग्राफ की फॉर्म में आपको दिखाया जाता है वो बेसिकली आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा होता है, यहाँ ईजिली आप जो वो उससे आप तो बेसिकली एक ग्राफ की फॉर्म में ये भी डिस्प्ले होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से। तो इसमें इंफॉर्मेशन ये खुद से कुछ भी नहीं करता, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास डिसीजन कैसे लिया जाता है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो यही चाहती है कि वो जो भी डिसीजन लिया जाए वो अच्छा से अच्छा डिसीजन लिया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अगर डिसीजन अच्छा नहीं लिया जाएगा तो उनको प्रॉफिट भी इतनी नहीं होगी। ये आप जो डिसीजन है वो मुख्तलिफ वे से लिया जा सकता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग से लिया जाता है, स्ट्रेटजी एनालिसिस वगैरह से लिया जाता है, या फिर आपको जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की मदद से भी आप ले सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी एनालिसिस, स्ट्रेटजी प्लानिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सिस्टम इंटीग्रेशन आज तक की सीरीज़ में इसको कंप्लीटली तौर पर मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको इसकी कोई इस सब्जेक्ट में आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को अपने माइंड में रखें कि वो क्या होता है बस, और आपको कोई भी तो मैं फिर मेन पॉइंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का आपको बताने हो, ये एक एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर बेस्ड इसको आप एप्लीकेशन कह सकते हैं। और दूसरा ये इसमें क्या कि ये जो एग्जीक्यूटिव जो टॉप मैनेजमेंट होती है बेसिकली उन्होंने जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, बस सिंपल ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यानी कि अब हमारे पास जो यानी कि डिसीजन मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉब्लम हमेशा जो डिसीजन है तब लिया जाता है जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉब्लम की वजह से हम जो वो डिसीजन लेते हैं। तो अब हमारे पास इसके स्टेजेस हैं, यानी कि डिसीजन हम कैसे किन फेजेस से हम जो कर सकते हैं, किन स्टेजेस से गुजर कर हम जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास यहाँ 3 जो है वो स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज हमारे पास इंटेलिजेंस स्टेज है। अब इंटेलिजेंस स्टेज क्या आती है कि इसमें हमारे पास होती है कि अगर कोई यानी कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड। तो इंटेलिजेंट स्टेज में सिंपल अगर बताऊंगा तो इसमें होता है कि अगर आपके पास यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई अवेलेबल है, यानी अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको उसी के मुताबिक जॉब वर्क करें। अपॉर्चुनिटी अगर आम बात में देखा तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को अपना लेना। मतलब कि जैसे कि कोई आपको यहाँ आपने कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन, आप दोनों की तरफ से आपको लेटर आ गया और आपको कहा गया कि आप जो है वो यानी कि आपको जो आप अप्लाई किया था जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो चुके। अब आप दोनों जॉब्स के लिए 2 जगह पे अपने पे एक प्राइवेट पे जो है यानी कि सिलेक्शन आपको हो गया है, एक गवर्नमेंट की जॉब के लिए आपकी सिलेक्शन हो गई है। अब आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कि आप वो आपके लिए
अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है कि अगर आप उसको गवर्नमेंट के जॉब अगर उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए दूसरी जो आप छोड़ रहे हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। इसी तरह जहाँ गवर्नमेंट के अगर रखना चाहिए तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बन, इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी मतलब मुख्तलिफ आपके वेज होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ इंटेलिजेंस स्टेज में भी यही कहा जा रहा है कि अगर यानी कि बहुत सारी कंडीशन जैसे कि सपोज मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़, अब कोई एक एम्प्लॉय जो है वो छोड़कर चला गया तो आप कहते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि सॉफ्टवेयर वो बना रहा तो वो उसने नहीं बनाया, वो छोड़कर चला गया। अब वही सॉफ्टवेयर आप किसी और एम्प्लॉय आपके पास अपॉर्चुनिटी किसी और को आता है तो वो बनाकर आपको दे देगा। तो पहली बात ये, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो इंटेलिजेंस स्टेज को सबसे पहले इख्तियार किया जाता है कि दूसरा अपॉर्चुनिटी को इख्तियार किया जाता है। दूसरा डिसीजन स्टेज जो आती है वो डिज़ाइन स्टेज आती है, इसमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखा जाता है। मतलब कि कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं, मतलब कि जो हमें प्रॉब्लम्स आई है उसका और कौन कौन से अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं तो वो देखा जाता है। और उसके बाद चूज़ यानी कि चूज़ किया जाता है स्टेज, मतलब कि यहाँ हमारे पास रिक्वायर सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि वो आपने फिर उनमें से एक जो है वो सिलेक्ट मतलब मुख्तलिफ अल्टरनेटिव यहाँ आपने देख लिए, उनमें से एक जो है वो आपने सेलेक्ट करना था, जो बेस्ट वन आपको जो लग रहा था उसको सेलेक्ट करते हैं। तो पहले में अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देखी जाती है कि इनके हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, जिस चीज़ के लिए भी हो अपॉर्चुनिटी को देखा है। तब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसके बाद आप देखते हैं कि एक प्रॉब्लम का कितने सोल्यूशन है, उसके कितने अल्टरनेटिव, कितने मतबादल हैं, और जब मतबादल देख लेते हैं उनमें से कोई एक आप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं हमारे पास 3 स्टेजेज हैं। किस चीज़ का स्टेज है? डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये डिसीजन मेकिंग के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं। तो एक इंटेलिजेंस आपको क्या था बता चुका हूँ, डिज़ाइन क्या था ये बता दूँ, उसके बाद सेलेक्ट करना या चूज़ करना ये भी आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास डिसीजन मेक आप जब आप बना लिया उसके बाद जब आपने कोई भी एक सिलेक्ट कर ली सोल्यूशन जो प्रॉब्लम का, उसको आपने क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, उसकी कोडिंग जो भी चीज़ है उसकी इम्प्लीमेंट उसको रियल लाइफ में लेकर आना होता है। और उसके बाद उसको देखना है कि वो ठीक तरह से भी इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको ठीक तरह से जो है उस पर वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और ये हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये 5 जो स्टेजेस हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस हैं। और ये जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग है इसके हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, जो ऊपर ये इस साइड पे और ये ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये वही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दो मजीद यानी कि जो सोल्यूशन इज जो पुट इनटू द इफेक्ट और मॉनिटरिंग स्टेज, ये लिखी हुई डेफिनेशन आप इनको आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं, बाकी आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम, मतलब कि डिसीजन क्या होते हैं। ऐसे 2 तरह के डिसीजन यहाँ आपको बताया गया, एक प्रोग्राम डिसीजन होता है या आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की भी आप इसको जो कह सकते हैं। तो प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है। तो अब प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग वो ऐसे डिसीजन मेड यूजिंग अ रूल प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव मेथड्स इजी टू कंप्यूटराइज यूजिंग ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है डिसीजन क्या आता है कि प्रोग्राम डिसीजन मतलब कि ऐसे डिसीजन जो ऑलरेडी आपके लिए ईजी होता है, जो पहले से ही सब कुछ जो है वो परफेक्ट चल रहा है, आपको कोई भी नई चीज़ नहीं उसमें नहीं यानी कि आती, सब कुछ बिल्कुल ओके है और वो रूल और प्रोसीजर वगैरह के मुताबिक जो पहले बने हुए उसके मुताबिक चल रहा है, उसको कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन है। और नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो होता है जो अनयूजुअल और एक्सेप्शनल सिचुएशन आपको आ जाती है, यानी कि आपको पता ही नहीं होता और अचानक वो चीज़ आ जाती है। तो इन तरह के जो ये हमारे पास बहुत मुश्किल जो है, इस तरह के जो डिसीजन लेने जो लिए जाते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं और इनमें फ़ायदा बहुत सारे रिक्स ही होते हैं ये वाले। अब जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं ये बेसिकली जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो इसको जो है कि लेती है प्रोग्राम डिसीजन, और वो इजीली, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऑलरेडी वो रूल और रेगुलेशन पहले से बनाया गया, जस्ट उन्होंने क्या करना उनको यूज़ करना होता है, उसमें कोई भी रिस्क वगैरह नहीं होता। इसीलिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो प्रोग्राम डिसीजन को जो है वो ईजिली जो है वो यूज़ कर लेती है। और नॉन प्रोग्राम जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा जो है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको जो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट होती है वही इसको जो है वो यूज़ करती है। तो ये मेन इनमें डिफरेंस था जो आपको बता दिया गया है। तो उसके बाद हमारे पास आता ऑप्टिमाइजेशन क्या था, सेटिस्फैक्शन और
ह्यूरिस्टिक अप्रोचेज़ क्या थी, ये हमारे पास 3 अप्रोचेज़ हैं, तो यानी कि 3 मॉडल्स हैं। तो इसमें आप क्या होता है मतलब कि कौन सी कैसे हम जो है कोई भी सोल्यूशन जो है वो लेते हैं। अब हम जो प्रॉब्लम्स है मुख्तलिफ वे से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आता है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, मतलब कि कोई बेस्ट वन सोल्यूशन जो है वो चूज़ करना, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव है, बहुत ज़्यादा जो है वो सोल्यूशन है, उनमें से जो बेस्ट वन है उसको चूज़ कर लेना, वो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन मॉडल होता है। और सर्टिफाइसिंग मॉडल वो होता है जिसमें आप जो गुड जो भी आपको बस आपने कोई एक सोल्यूशन जो है वो ले लिया, उसको कहते हैं मतलब आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, जो भी है बस ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, उसको सेटिस्फाइसिंग मॉडल कहते हैं। और ह्यूरिस्टिक्स वो होता है कॉमनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस आर प्रोसीजर दैट यूजुअली फाइंड अ गुड सोल्यूशन। अब यहाँ बेसिकली यहाँ डेफिनेशन दे पाएगा आपको सही समझ नहीं है, बल्कि ह्यूरिस्टिक का लफ्ज़ जो है हिस्ट्री से मिला है। मतलब कि जो पहले कोई प्रॉब्लम आई थी किसी भी बंदे को, उसने क्या किया कि उसने कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की, यानी कि उसने उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई ढूंढा। अब जो उसको सोल्यूशन मिला था वो, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, वो जो सोल्यूशन लिया गया था उसको ह्यूरिस्टिक सोल्यूशन, ह्यूरिस्टिक मॉडल कहते हैं। मतलब कि जो ऐसा सोल्यूशन जो हिस्ट्री से लिया जाएगा उसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं। और सेटिस्फाइंग मॉडल वो होता है जो बस आपने एक फाइंड अ गुड मतलब एक नॉर्मल सा जो भी सोल्यूशन ले लिया। और ऑप्टिमाइजेशन मॉडल वो होता है जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन मॉडल कहते हैं। अब हमारे पास सेंस और रिस्पॉन्स आता है। सेंस और रिस्पॉन्स अप्रोच के में क्या आता है कि डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़। और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्ड में कहता है डेवलपिंग सिस्टम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें क्या था कि जो सेंस होती है इसमें हम जो प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर हमारी प्रॉब्लम्स क्या है वो उसको देखते हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के जो प्रॉब्लम बेसिकली हमारी क्या है और उस प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स। सेंस मतलब कि आप अपने माइंड से सोचते हैं, सेंस करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी क्या है, आपको जो प्रॉब्लम पता चला उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स जो आप जिस चीज़ को सिंपल वर्डिंग में जानने की कोशिश करें तो ये चीज़ है, बस इसको आपको एक बार रीड आउट करने की ज़रूरत है। अब इस तरह के यानी कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यानी कि थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेस्ट इंप्लीमेंटेशन हमें देती है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का रेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ फिर इसकी थोड़ी प्रॉपर सी डेफिनेशन यानी कि आपको ये फिर बताई गई है। तो इसमें बेसिकली ये इसमें आपका फाइनेंशियल क्या है यानी कि चल रहा है, उसके बाद मार्केटिंग के हिसाब से आप क्या है आपका सिस्टम फाइनेंशियल तौर पर आपका सिस्टम कैसा है, मार्केटिंग के हिसाब से आपका सिस्टम कैसा है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से आपका सिस्टम कैसा है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें आप यानी कि जो इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, प्रोसीजर तरीका क्या है उसका क्या था, डाटा बेस या डाटा स्टोर वगैरह किया था, और कौन कौन से डिवाइसेस कौन कौन से जो आलात वगैरह जो चीज़ें यूज़ करी वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है इसमें। और इसमें कोई मेक चीज़ और तो चीज़ कोई है नहीं, बस आपको ये देखने की ज़रूरत है, जस्ट आप इसको रीड आउट ही कर सकते हैं। तो जब मैं आपको सारी चीज़ें बता रेडी है सारी ये बता चुका हूँ। तो यहाँ एक आपको पूरा एक सिस्टम जो है वो सोर्सेज और मैनेजरियल इंफॉर्मेशन आपको जो है बताएगी है। आपको यहाँ देखने को मिला मैनेजरियल इंफॉर्मेशन मिली है। मैनेजरियल जो होता है यानी कि लोअर मैनेजमेंट में आपको बताई थी, उसके बाद मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होती है उसको मैनेजरियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। आप इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, इसमें इनपुट होती है कि आगे सारी इसकी डिटेल है। यहाँ हमारे पास बेसिकली ये आउटपुट आपको देखने को मिलती है। इसमें ये वाली आउटपुट ये 4 टाइप्स हैं, ये आपको देखने ये हमारे पास मर्ज होती है ये वाली टाइप्स। तो ये आपको बेसिकली देखने को मिलती है। और उसके बाद इनपुट्स यहाँ दे ये जो आपको साइन नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास बेसिकली इनपुट्स को जो है वो सॉरी डाटाबेस को शो करता है। ये हमारे पास ये डाटाबेसेस होते हैं, ये जो सिंबल है ये डाटाबेस को शो करती है। बाकी आपको इंटरनेट एक्सट्रानेट वो आपको मैं रेडी बता भी चुका। मैं यहाँ पे आपको इंटरनेट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ किया जाता है, और प्राइवेट नेट। और एक्स्ट्रानेट वो होता है जो हमारे पब्लिक यानी कि सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी यूज़ होता है, लेकिन प्राइवेट तौर पर यूज़ होता है जो जिस यानी कि जो और ये 3 तरह के बेसिकली होते हैं इंटरनेट में आपको भी बताता हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको जस्ट देखने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ बताने वाली है ही नहीं। बाकी सारी या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो आपको बता दो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसको कहा जाता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड इंटरनल डाटा सोर्सेज और एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज जो है वो बताया गया है। तो यहाँ हमारे पास 2 वर्ड यूज़ है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। तो ये क्या होता है इंटरनेट बेसिकली हमारे पास जो 3 तरह के इंटरनेट
एक्सट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट वो नेट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है, उसको कहते हैं इंट्रानेट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ है, प्राइवेटली तौर पर यूज़ हो रहता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ करने की जो सहूलत प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। और जो पब्लिकली तौर पर हर एक एक्सेस में होता है उसको कहते हैं इंटरनेट। तो तीनों में ये डिफरेंस था। अब इंटरनल डाटा सोर्सेज क्या था? इंटरनल डाटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम आर रिलेटेड डाटा बेसिस, डाटा वेयर हाउसेज एंड डाटा स्पेसिफिक फंक्शन एरियाज थ्रू आउट द फर्म। तो इसमें वो इंटरनल डाटा सोर्सेज बताया जा रहा है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, लोअर मैनेजमेंट जो होती है वो इसको जो है वो परफॉर्म करती है। लोअर मैनेजमेंट मतलब कि जो उनके स्ट्रक्चर मैं आपको सिर्फ बता, वो उन्होंने यस और नो उन्होंने चेक करना था कि जो आप उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ठीक है या नहीं, वो इम्प्लीमेंट कैसी हुई है कैसी नहीं, उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही करना था। तो इंटरनल डाटा सोर्सेज वगैरह में डाटाबेस ऑलरेडी आपको बता, जो डाटा वगैरह आप स्टोर होता है सब कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का डाटा सोर्सेज क्या होते हैं कि कस्टमर जो हमें कोई ना कोई कस्टमर कोई चीज़ जो है वो हमें क्या कस्टमर मतलब कि जो चीज़ें परचेज करने वाला होता है उसको कस्टमर, सप्लायर होता है सप्लाई दे रहा था, कंपटीटर्स मतलब कि जो और मार्केट में लोग होते हैं, और जिनके स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं स्टॉक होल्डर्स, होस्ट डाटा इज नॉट ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में सारा ऑलरेडी आपको बस एक बार रीड आउट करने की जरूरत होती है। तो उसके बाद आउटपुट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें हमें आउटपुट कैसे मिलती है, उसमें हमें जो है ये जो आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली ये 4 टाइप है, अब आप ये 5वीं टाइप इसके ई अंडर आती है। तो इसमें हमारे पास स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल रिपोर्ट हमें दी जाती है। सबसे पहले आउटपुट हम यानी कि जब आप कोई भी डाटा देते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, तो वो प्रोसेस करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट हमें देता है वो क्या देता है, वो हमें स्केड्यूल रिपोर्ट देता है। मतलब कि क्या का काम किस टाइम पे हुआ, डेली बेसिस, वीकली, मंथली, जिस टाइम जो भी काम हुआ वो हमें सारा कुछ वो प्रोवाइड जो करता है उसको कहते हैं स्केड्यूल। नाम से पता चले टाइम वगैरह जो प्रोवाइड कर रिपोर्ट दी जाती है। डिमांड रिपोर्ट क्या आती है? डेवलप टू गिव सर्टेन इन्फॉर्मेशन एज समवन रिक्वेस्ट। अब डिमांड रिपोर्ट के बारे में बताता चलों कि डिमांड रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो आप कोई ना कोई डिमांड करता है, कोई ना कोई क्वेरी करते हैं कि हमें ये सिर्फ हमें यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसको कहते हैं डिमांड रिपोर्ट। इसी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप चाहते हो कि ऐसे एम्प्लॉयज़ के मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो वो आप क्या करें, एक डिमांड रिपोर्ट जो है वो मांग रहे हैं किससे, जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि डाटा बेस में डाटा सारा स्टोर है एम्प्लॉयज़ वगैरह का, जो आप कह लें कि जो एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम कह लें, उसमें आप एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी का जो सारा सब पूरी एम्प्लॉयज़ की जो सब कुछ जो है वो स्टोर है। आ जाता है कि सिर्फ सैलरी मेरे पास सैलरी की इन्फॉर्मेशन है, और वो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी की इन्फॉर्मेशन है जिनकी जो है वो कोई भी सपोज कर लें 50,000 से जो है वो तनख्वाह जो है उनकी ज़्यादा, जो सैलरी जो है वो ज़्यादा है, तो वो जब वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो डिमांड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या आती है? ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस व्हेन आ सिचुएशन इज अनयूजुअल और रिक्वायर्स मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हमारे पास क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट, मतलब कि आप नहीं चाह रहे, आपको नहीं पता, कुछ भी अनयूजुअल कोई एक्टिविटी हुई है, कोई सिस्टम में कोई फेलियर आया, कोई भी वजह बनी है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद क्या वजह बनी उसके बारे में जो रिपोर्ट दी थी उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ तो वो आपको फिर सब कुछ वो क्लियर होगा। एक्सेप्शन मतलब कि अभी मैंने कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ अचानक कोई पॉपअप आया, मतलब कि आपकी बैटरी लो गई है, इस तरह का अचानक सिस्टम की तरफ से कोई ना कोई आया चीज़, तो उसकी भी रिपोर्ट हमें मिलती है। उसके बाद आती है ड्रिल डाउन रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो ओवरऑल होती है, प्रोवाइड इंक्रीज डिटेल्ड डाटा अबाउट अ सिचुएशन, मतलब कि इसमें ओवरऑल पूरे सिस्टम की जितनी भी डिटेल फुल A to Z आपको जो रिपोर्ट दी जाती है, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, जो हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दी जाती है, उसको कहते हैं ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स। तो ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। उसके बाद ये सारी आपको डायग्राम जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब आपको सब कुछ जो है खुद से ही पता चल रहा है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, आपको बता, बस मैं आप
मैं आपको एक बार बताता चलता हूँ, यानी कि प्रोवाइड रिपोर्ट विद फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब कि इसका जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड है, जो भी आपको आउटपुट मिल रही है, जो आपको रिपोर्ट दी जा रही है एक स्टैंडर्ड आउटपुट के मुताबिक जो है वो दी जा रही है रिपोर्ट्स आपको, यानी कि कोई फॉर्मेट का मतलब जैसे कि अभी ये मेरा PDF फाइल है, तो एक इसका जो है ये फॉर्मेट है, PDF फाइल है, या कोई यानी कि यहाँ वो PDF फाइल जो अभी आपको बुक बताई वो PDF फाइल है, ये पावर पॉइंट PPT है, तो PPT एक फॉर्मेट है, तो इस चीज़ को कहते हैं। और प्रोड्यूस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट्स, सिंपल सी चीज़ें आप यहाँ बताने की जरूरत है। हार्ड कॉपी वो होती है जो आप यानी कि प्रिंट निकलवाते हैं, वो सारी होती है, और सॉफ्ट कॉपी जैसे कि अभी आप जो है मैं प्रेजेंटेशन ये स्लाइड्स के ऊपर देख रहा हूँ, ये आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी जिनको आप टच नहीं कर सकते। उसके बाद यूजेस जो इंटरनल डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम है, जो आपके डाटा बेस के अंदर डाटा स्टोर होता है वो चीज़ें बताया। उसके बाद कस्टमर अलाउ यूजर टू डेवलप कस्टमर रिपोर्ट, मतलब क्या जो यूजर होता है वो कोई भी कस्टमर रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं, सिंपल सी वर्डिंग है, इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, जो फंक्शनल के हिसाब से इसकी टाइप्स जो है वो सारी चीज़ें जो है वो जानते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फंक्शनल मतलब कि डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, हर एक चीज़ जैसे कि CS का डिपार्टमेंट, IT के डिपार्टमेंट, या फिर कोई भी प्रोडक्ट के होते हैं उसको वो फंक्शन होते हैं, लहदा एक तरह के जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसको फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास वही एग्जांपल उसी तरह की आपको बताइए, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और अदर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, ये आगे वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें वही जो आपको सारी चीज़ें मैंने बता चुकी बिल्कुल सेम आप देखेंगे तो ये वही है। स्केजुअल रिपोर्ट है, की इंडिकेटर रिपोर्ट्स है, डिमांड रिपोर्ट है, एक्सेप्शन रिपोर्ट और ड्रिलिंग रिपोर्ट है। आप तीन ये सब में देखें है, इसकी हर एक डिपार्टमेंट की अलग-अलग से, हर एक फंक्शन की अलग-अलग से, लेकिन वो चीज़ रिपोर्ट सेम ही दी जा रही है। इसमें डाटा डिफरेंट होगा लेकिन नाम जो है सबका जो है वो सेम। आप इन सबको देखेंगे तो ये एक ही चीज़ है, बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता, जो एक्स्ट्रा नेट क्या होता है ये भी बता चुका। सप्लाई चेन और बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह क्या होती है, ये सप्लाई चेन जो होती है बेसिकली राम टेलर पूरे इसके ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल बना चुका है, इसी सीरीज़ के इसी सब्जेक्ट के ऊपर बना चुका। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या आते हैं, ये आगे भी आएंगे मजीद। यानी कि ये सेंट्रलाइज जो होते हैं इंटरप्राइज सिस्टम जो है ये एक अलग, जैसे ये भी आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे, एक अलग टॉपिक है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तो आपको बता चुका हूँ, जो लोअर मैनेजमेंट होती है वो चेक कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही थी कि ये जो डाटा दिया गया वो ठीक है या नहीं, उसमें कितना अच्छा यानी कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। सप्लाई चेन और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर, सप्लाई चेन बेसिकली एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो यानी कि उसमें रॉ मटीरियल दिया जाता है, फिर रॉ मटीरियल में क्या आता है कि प्रोसेस होता है, उसके बाद उसके आउटपुट आती है, जो आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट यानी कि पहले किसी न किसी चीज़ के ऊपर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, किसी न किसी चीज़ के ऊपर जो रॉ मटीरियल लेकर आते हैं, गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर, किसी न किसी चीज़ के ऊपर वो लेकर आते हैं, फिर वो डाटा इनपुट स्टोर होता है, फिर उसको बनाया जाता है प्रोडक्ट, फिर वो दोबारा जो मार्केट में जाकर उसको सेल किया जाता है। तो ये पूरी हिस्ट्री है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो उसके बाद हमारे पास पहले फंक्शनल यानी कि एरिया में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पहली टाइप आई थी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है पहले इसके बारे में देख। तो आपको नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि इस जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें जितना भी रिकॉर्ड होगा, जो भी सब कुछ होगा वो किसके रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल, मतलब कि पैसे के रिलेटेड होगा। मतलब कि जो टॉप लेवल में जो एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट है, जो हाई लेवल मैनेजमेंट होती है, वो देखती है कि हम जो हमारे पास जितना पैसा उस हिसाब से हमने कौन से गोल जो हमारे गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, कौन से हमारे पास रिसोर्स उनको कैसे यूज़ करना है, हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, कितनी हमारा रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। यानी कि हाई लेवल पे यानी कि फाइनेंशियल पैसे के मुतालिक सब कुछ जो देखते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव भी देखते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह की एग्जांपल है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, जिसकी मर्जी है, जो जैसे कि CEO होता है, जो चेयरमैन वगैरह होता है, वो सिर्फ इतना देखते हैं कि हमें फ़ायदा और नुकसान क्या हो रहा है और हमारा पैसा हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें देखी थी। इसी तरह यहाँ भी यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करना और किस डायरेक्शन में यूज़ करना, ये सारी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ ऑडिटिंग का लफ्ज़ यूज़ है, इंटरनल एक्सटर्नल। जो ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिट को मैं आपको यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लेकर ही समझा जाए, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी ऑडिटिंग होती है। तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग क्या होती है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पार्ट होंगे कि जॉब तो कर नहीं रहेंगे, तो
यूनिवर्सिटी में क्या आता है कि इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी में हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है, सबसे पहले वो इंटरनल वाइवा होता है। इंटरनल वाइवा होता है तो वो हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, उसके बारे में हमें जानना, हम सारी वो देखते हैं कि इन्होंने कितना प्रोजेक्ट बना लिया, कितनी डॉक्यूमेंटेशन बना ली, कितनी नहीं बनाई, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद हमारा एक्सटर्नल वाइवा था, मतलब कि बाहर यूनिवर्सिटी के लोग नहीं होते, वो किसी और यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, वो हमारा वाइवा वगैरह लेते हैं और फिर वो हमें पास फेल जो भी करना था वो हमें करते हैं। और जो इंटरनल होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं कि काम ठीक है या नहीं। इसी तरह ऑडिटिंग में क्या था कि जो यूनिवर्सिटी में या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन उसने अपने लोग रखे थे कि जो काम हो रहा है क्या वो ठीक, जो क्वालिटी के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक, जो हर एक चीज़ के मुताबिक, जैसे कि HEC वगैरह जो है वो जो है वो एक्सटर्नल के तौर पर क्या है ऑडिट करती है, बाहर से आकर चेक करती है कि जो यूनिवर्सिटी ये चल रही है क्या जो रूल और रेगुलेशन के उसके मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट करके चली जाती है, तो वो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। और इस तरह जो इंटरनल ऑडिट, इसीलिए वो एक्सटर्नल ऑडिट से बचने के लिए इंटरनल ऑडिट यूनिवर्सिटी वालों ने अपने ही मैनेजमेंट कुछ रखी थी ताकि उसको जो बेहतर से बेहतर जो है वो किया जा सके, ताकि एक्सटर्नल जो ऑडिट होती है उससे हमें कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इंटरनल ऑडिट अपनी खुद की है। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने, यानी कि जो मैनेजर होता है, जो फाइनेंशियल वगैरह होते हैं, वो सब कुछ उन्होंने अपना हिसाब से देखा था कि क्या जो वाइट कॉलर जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने बंदे हैं, क्या वो तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, क्या वो रूल और रेगुलेशन के मुताबिक चाह रहे हैं। तो उसको जो चेकिंग होती है, ऑडिट का मतलब चेक करना किसी भी चीज़ को, तो ये इस चीज़ को कहते हैं इंटरनल, अंदरूनी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो लोग आकर ऑटोमेटिक चेक करते हैं उसको ऑडिटिंग कहते हैं। तो इस जैसे छापा मार कहते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और इंटरनल मतलब अपने ही होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बचेंगी, बाकी सारी चीज़ें का अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, एसेट मैनेजमेंट, इन्वॉइसिंग, जनरेटिंग लेजर, ये सब जितने भी आगे आएंगे वो सब में ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो देखा है, ऑडिटिंग देखा है, यूजिंग मैनेजमेंट फंड्स, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें रेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ये अकाउंट के मुताबिक मतलब कितने पैसे हमने देने हैं, कितने पैसे हमने लेने हैं। एसेट हमारे पास यानी कितने पैसे हमने ऑर्गेनाइज किसी से हमने कितने पैसे लेने हैं, किसी को कितने हमने पैसे देने हैं, और हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं और कितनी, वो सारी चीज़ें ये इसको कहते हैं अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। ये तो अकाउंटिंग में सब्जेक्ट चला जाएगा, ऐसे तो मैं इस पर आपको पढ़ने यानी कि एक बार जस्ट रीड आउट करने, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। बस इसमें यहाँ जितने भी टॉपिक आएंगे आगे इनमें से यही। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग नाम से पता चल रहा है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, कैसे जो उसके रिसोर्सेज है, जो तो आपको यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट वगैरह ने जिस आपको जो फाइनेंशियल के हिसाब से आपको जो कहा कि उसके मुताबिक कैसे जो है कोई भी चीज़ बनानी है, इसका जो मटेरियल का यानी कि फ्लो मटेरियल कैसा होगा, कैसे उसको इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़ बनाना है जैसे, उसके बाद उसको कैसे टेस्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना चीज़ को, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये यानी कि रिसीविंग एंड एक्सेप्शन जो है जो आपको जो पर्सनल प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसको कहा जा रहा है, कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बाकी बात पढ़ने वाली की जरूरत है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, नाम से पता चला मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि जो मैनेजर्स वगैरह आते हैं वो क्या मार्केटिंग यानी कि आप जो चीज़ जो प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी जो प्रोडक्ट की, अब उसको कैसे जो है आप उसके बारे में सर्च करना कि मजीद उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, उसकी डेवलपमेंट वगैरह के बारे में देखना, और एडवर्टाइज प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करना, मतलब उसको कैसे सेल किया जा सकता है, उसकी प्रमोशन करना, उसके कितनी हमें कितनी प्राइस की उसको बेचना है, उसका एनालाइज करना कि कैसे ये हमारी जो है कोई भी चीज़ जो है वो सेल होती है। इसको कहते हैं ये इस तरह का रिकॉर्ड जो है इसमें स्टोर है, उसको कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो मार्केटिंग के रिलेटेड हो तो इस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री वगैरह कैसे चीज़ को सेल करना, ये सारा कुछ, और कितनी प्राइस होगी ये चीज़ बताती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिन वगैरह ब्लॉक एडमिन बैठे होते हैं आपके, वो ही एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने देख रहा था कि यानी कि कितनी किसी की कितनी सैलरी है, कैसा रिकॉर्ड है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखते हैं, पर्सनल सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, किसको सिलेक्ट करना है, कैसे किसी की ट्रेनिंग करवानी है, क्या करना है, वेजेज और सैलरी कितनी, आउट रिप्लेसमेंट किसी को करना है, तो ये क्या चीज़ें, ये सारी है। तो जहाँ मेरा टॉपिक खत्म है, अदर रिसोर्सेज मजीद हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।